हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चानी आई सेंटर। आज हम लोगों ने 10 इंडेक्स तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम मूव करेंगे इंडेक्स, पहला इंडेक्स से। हमारे बता दूं मैं कि यहाँ की बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और आईटी एंड कंप्यूटर और आपके ये जो डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये 4 इंडेक्स नहीं हुए, लेकिन 5 से लेकर 10th इंडेक्स तक हम लोगों ने वीडियो में लेक्चर में कवर कर लिया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी से। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी में क्या दिया हुआ, कौन से टॉपिक न्यूज़ पे है, हम उस पर डील करेंगे। पहला न्यूज़ है डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल। एक बिल आया है डीएनए टेक्नोलॉजी को लेकर। डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल, इसमें क्या रिसेंटली डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019 इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, जो प्रोवाइड करता है आपका रेगुलेशन ऑफ यूजेज ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी फॉर एस्टैब्लिशिंग द सर्टेन आइडेंटिटी ऑफ सर्टेन पर्सन की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए हम डीएनए टेक्नोलॉजी का रेगुलेट जो यूज़ करेंगे, तो उसका रेगुलेशन क्या होना चाहिए वो प्रोवाइड करता है ये बिल। तो इस बिल में देखेंगे क्या क्या और डिटेल में है। पहले हम जानेंगे कि डीएनए क्या होता है। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये हेरिडिटी मटेरियल होता है ह्यूमन बीइंग में, जो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म में और लगभग अदर ऑर्गेनिज्म में भी ये होता है। मोस्ट डीएनए जो है वो लोकेटेड होते हैं सेल न्यूक्लियस में, जिसे कहते हैं हम न्यूक्लियर डीएनए। लेकिन सम अमाउंट ऑफ डीएनए कैन बी फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ अमाउंट ऑफ डीएनए पाए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, डीएनए तो आपके सेल न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी थोड़ा पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन डीएनए। ये कंपोज करता है 2 चेन्स, जिसमें विच कॉइल अराउंड ईच अदर टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स कैरिंग द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन यूज इन द ग्रोथ। आपने इस तरह का डीएनए का चेन देखा होगा, ये 2 फॉर्म आपका हेलिक्स, डबल हेलिक्स फॉर्म में यह है। ये बेस पेयर आपको यहाँ शो कर रहा है। फिर यहाँ के लिए शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। इसमें ATGC एडेनाइन थाइमाइन ग्यूटाइन आर्किस्टोन का ये पेयर फॉर्म हुआ है। आप ये पैटर्न देखेंगे, एक पैटर्न के तहत ये फॉर्म हुआ है। इसमें हम मूव करते हैं। इसमें ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग इंटायर ऑर्गेनिज्म एंड प्रोटीन्स। ऑर्गेनिज्म में जो इंटायर उसका जो ये बिल्ड होता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है, तो उसमें इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म किस तरह के बनेंगे और उसके प्रोटीन क्या होंगे। द इन्फॉर्मेशन इन डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन होता है वो कोड के फॉर्म में स्टोर होता है और 4 केमिकल बेसिस से बना होता है, जो अभी हमने बताया था, एडेनिन A, ग्वानिन G, साइटोसाइन C एंड थाइमाइन T। ह्यूमन डीएनए वो कंसिस्ट है 3 बिलियन बेसेस। इसमें 3 बिलियन बेसेस होते हैं, जिसमें 99% ऑफ बेसेस लगभग हर इंसान में सेम होते हैं। याद रखेंगे, यहाँ पॉइंट आप नोट कर लें कि 99% ऑफ द ये बेसेस जो है 99% हर ऑर्गेनिज्म, मतलब हर ह्यूमन बीइंग में ही सेम होते हैं। मतलब सिर्फ 1% का ही डिफरेंस होते हैं, बाकी 99% बेसेस सेम होते हैं। एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डीएनए का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब ये कॉपी बना, खुद का ही एक कॉपी बना सकता है। हर एक स्टैंड है जो डीएनए का इन डबल हेलिक्स सब एज ए पैटर्न प्रोवाइड करता है फॉर डुप्लीकेटिंग द सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस। ये बेसिस का सीक्वेंस ही डुप्लीकेट करता है। यहाँ पर आप देखेंगे पेयर जो है आपका, यहाँ साइटोसाइनिन है, उसके बाद ग्वानिन है, उसके बाद एडेनिन है, थाइमिन, फिर ये आपका यहाँ पेयर स्टार्ट होता है आपकी ग्वानिन से। तो इस तरह का ये पैटर्न फॉर्म करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोविज़न है बिल में। बिल के प्रोविज़न के बारे में जानेंगे। यूज़ ऑफ डीएनए डेटा, डीएनए डेटा का यूज़ किया है। डीएनए टेस्टिंग अलाउ है ओनली रिस्पेक्ट ऑफ मैटर लिस्टेड इन द शेड्यूल टू द बिल से। डीएनए टेस्टिंग उसी के लिए अलाउ है जिसका मैटर लिस्टेड है शेड्यूल बिल में। जैसे कौन, ये देखते हैं ऑफेंसेस अंडर IPC 8060, इंडियन पेनल कोड के अंदर कोई ऑफेंसेस के हो 8060 के, तो आप उस मैटर में आप डीएनए टेस्टिंग कर सकते हैं। सिविल मैटर में सच एज द पैटर्निटी सूट, यदि पैटर्निटी सूट की है तो उसमें सिविल मैटर में आप डीएनए टेस्टिंग यूज़ करते हैं, ताकि आपको पता चल जाए करेक्ट पर्सन कौन है उस सूट के लिए, उसके पैटर्नल कौन है, वो सब आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, इसमें प्रोविज़न देखते हैं और क्या है।
फॉर मैटर्स रिलेटेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी। इंडिविजुअल आइडेंटिटी के इस्टेब्लिशमेंट में कोई भी मैटर यदि किसी के इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे हो, उसकी पहचान से वो रिलेटेड हो, तो उस मैटर में आप डीएनए टेस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का कलेक्शन क्या है? द इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है वो में कलेक्ट बॉडीली सब्सटेंसेस ऑफ पर्सन, वो बॉडीली सब्सटेंसेस ऑफ पर्सन के बॉडीली सब्सटेंस को कलेक्ट कर सकता है। रिक्वायरमेंट, अब दूसरा प्रोविज़न है रिक्वायरमेंट ऑफ कंसेंट फॉर कलेक्शन इन सर्टेन सिचुएशन, मतलब हम जिस पर्सन से हम वो कलेक्ट कर रहे हैं बॉडीली सब्सटेंसेस, तो उसके लिए कंसेंट किसी किसी सिचुएशन में रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अरेस्टेड पर्सन रिक्वायरमेंट ऑफ रिटन कंसेंट इफ द ऑफेंसेस कैरीज अ पनिशमेंट ऑफ अप टू 7 years, इफ द ऑफेंस कैरीज मोर देन 7 years ऑफ इम्प्रिजमेंट और डेथ, कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब किसी को कहते मतलब सज़ा मिली है 7 years से ज़्यादा या कहते डेथ सेंटेंस मिला हो, तो उसमें आपको कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 7 years से यदि ऑफेंसेस कम कैरीज करता है पनिशमेंट, तो आपको रिटन कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप याद रखेंगे, यहाँ 7 year का यहाँ दिया है एक डेड, मतलब लाइन दिया है कि आप किस ईयर तक आप उस ऑफेंसेस से जो पनिशमेंट है वो 7 years का यहाँ दिया है। 7 years से कम हो तो आपको रिटन कंसेंट की ज़रूरत है, 7 years से ज़्यादा हो तो आपको कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दूसरा प्रोविज़न है डीएनए डेटा बैंक। एक डीएनए डेटा बैंक की बात कर रहे हैं। नेशनल डीएनए डेटा बैंक एंड रीजनल डीएनए डेटा बैंक्स विल स्टोर डीएनए प्रोफाइल्स इन स्पेसिफिक फॉर्मेट। एक नेशनल डीएनए डेटा बैंक बनाया जाएगा और रीजनल डेटा बैंक मतलब अलग अलग जगहों पे रीजनल पे ये डीएनए डेटा बैंक बनाया जाएगा जो स्टोर करेगा डीएनए प्रोफाइल इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट। इसके लिए एक फॉर्मेट भी तैयार की जाएगी। नेक्स्ट प्रोविज़न है इसमें रिमूवल ऑफ डीएनए प्रोफाइल्स। डीएनए प्रोफाइल्स का रिमूवल क्या है? जो वो बिल है वो प्रोवाइड करेगा फॉर रिमूवल ऑफ डीएनए प्रोफाइल ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। द बिल प्रोवाइड्स फॉर रिमूवल ऑफ द डीएनए प्रोफाइल ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। ये रिमूवल किस पर्सन के डीएनए प्रोफाइल को आप रिमूव कर सकते हैं, ये इसमें दिया है। ऑफ अ सस्पेक्ट पुलिस रिपोर्ट इज फाइल्ड और कोर्ट गिवन ऑर्डर। यदि पुलिस रिपोर्ट में सस्पेक्ट पाए जाते हैं या कोर्ट ऑर्डर दे तो आप उसके डीएनए प्रोफाइल को आप रिमूव कर सकते हैं। दूसरा, ऑफर इन अंडर ट्रायल इफ अ कोर्ट ऑर्डर इज गिवन, अंडर ट्रायल में हो या कोर्ट का ऑर्डर दिया गया तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अनरिटन रिक्वेस्ट पे हो फॉर पर्सन हु आर नॉट अ सस्पेक्ट, जो रिटन रिक्वेस्ट जो पर्सन सस्पेक्ट नहीं है, ऑफेंडर भी नहीं है और अंडर ट्रायल है, फ्रॉम क्राइम सीन और मिसिंग पर्सन इंडेक्स, उसमें भी आप ये प्रोफाइल हटा सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड। डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट क्या है? ये इसमें क्या देखते हैं, विच विल सुपरवाइज द डीएनए डेटा बैंक एंड डीएनए लैबोरेटरीज। एक डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड, कोई भी बॉडी बनती है तो उसका रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है ताकि आप चेक कर सकें कि जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया वो फुलफिल हो रहा है या नहीं, तो उसको सुपरवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाएगा जो सुपरवाइज करेगा डीएनए डेटा बैंक को और डीएनए लैबोरेटरीज को। पेनाल्टी फॉर वेरियस ऑफेंसेस, इसमें पेनाल्टी दी जाएगी वेरियस ऑफेंसेस में, जैसे इंक्लूडिंग है डिस्क्लोजर ऑफ डीएनए इन्फॉर्मेशन और यूजिंग डीएनए सैंपल विदाउट ऑथराइजेशन हैव बीन प्रोवाइडेड। वेरियस ऑफेंसेस के लिए इसमें पेनाल्टी भी इंक्लूड किया गया, जैसे डीएनए का इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्लोज कर देते हो वो, या आपने डीएनए सैंपल यूज़ किया विदाउट ऑथराइजेशन, तो आपके लिए इसके लिए पेनाल्टी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं आपके नेशनल गाइडलाइंस फॉर जीन थेरापी। जीन थेरापी के लिए नेशनल गाइडलाइन दिया गया है, क्या न्यूज़ में वो देखेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR पब्लिश किया है नेशनल गाइडलाइन फॉर जीन थेरापी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। इसमें क्या ये देखेंगे, पहले हम ये जानेंगे जीन थेरापी प्रोडक्ट क्या है, GTP जिसे कहते हैं। ये डिफाइंड है एनी बायोलॉजिकल एंटिटी जिसमें रिक्वायर्ड जीन हो विद दैट, जिसको इंट्रोड्यूस किया जा सके मॉडिफिकेशन के साथ इन जीनोम में फॉर थेरेपेटिक बेनिफिट के लिए। मतलब it is defined as any biological entity having the required gene that could introduce modifications in the genome for therapeutic purpose। मतलब आपके थेरेपेटिक बेनिफिट के लिए यदि जीन में कोई मॉडिफिकेशन कर आपके बायोलॉजिकल एंटिटी में मतलब दिया जाए तो वो क्या उसे हम कहेंगे आपके जीन थेरापी प्रोडक्ट। जीन थेरापी में होता क्या है कि इसमें आपके जो फॉल्टी जीन है उसको रिप्लेस करते हैं करेक्ट जीन के साथ, ताकि आपके पार्टिकुलर कोई डिजीज़ हो तो उसको क्योर किया जा सके। इसलिए यहाँ डिफिनेशन दिया हुआ है कि कोई बायोलॉजिकल एंटिटी है जिसके पास रिक्वायर्ड जो हमें जीन चाहिए वो उसमें है, तो वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं मॉडिफिकेशन के साथ जीनोम में थेरेपेटिकल बेनिफिट को। समझ गए आप।
इसमें अब हम चलते हैं जीटीपी वर्क बाय रिपेयरिंग। ये कैसे वर्क करता है वो हम जानेंगे कि ये जीन वर्क कैसे करता है। जीटीपी वर्क्स बाय रिपेयरिंग, ये रिपेयर करने में वर्क करता है। रिप्लेसिंग, रिप्लेस भी कर सकता है। डीएक्टिवेटिंग डिसफंक्शन डिजीज कॉजिंग जीन्स एमिंग टू रिस्टोर नॉर्मल फंक्शन। इसमें सिर्फ ये आप नहीं जानेंगे कि सिर्फ वो रिप्लेस करता है, रिप्लेस नहीं है, रिपेयरिंग का भी वर्क करता है। वो रिपेयर जो मतलब आपके पर्टिकुलर कोई डिजीज़ है तो उसको रिपेयर करने में ये वर्क कर सकता है। रिप्लेस कर सकता है उसको जीन्स को, जो फॉल्टी जीन है आपको उसको रिप्लेस कर देगा या उसे डीएक्टिवेट कर देगा। जो जीन आपको ये डिजीज़ काउज कर रहा है उसको डीएक्टिवेट कर रहा है ताकि आपको नॉर्मल फंक्शन रिस्टोर किया जा सके। ये तो बहुत अच्छा बात है। ऐसा और क्या हो सकता है कि जो आपको रिपेयर कर दे जीन, जो फॉल्टी जीन है जिसकी वजह से आपके इतने सारे डिजीज़ होते हैं तो उसमें ये वर्क कर दे। अब नेक्स्ट मूव करते हैं जीटीपी इंक्लूडेड है। इसमें जीटीपी में जीन थेरापी प्रोडक्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है। रिकम्बिएंट वायरल वेक्टर्स जिसे एडेनोवायरस रेट्रोवायरस कहते हैं, इसमें रिकम्बिएंट वायरल वेक्टर इंक्लूड है। नॉन वायरल वेक्टर्स इंक्लूडेड है जैसे नेकेड डीएनए ट्रांसफेक्शन। माइक्रोबियल बैक्टीरियल सेक्टर्स इंक्लूडेड साल्मोनेला, ई कोली, रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया, डेराइस वाइकिल। मॉडिफिकेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ क्रिस्पर एंड अदर सिमिलर टेक्नोलॉजी। एक्स वाइवो जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स, soluble particulate emulsion nano base intervention containing any form of genetic material nucleic acid for the purpose of clinical gene therapy. DNA vaccines included where the final product is nucleic acid and is administered for the vaccine and therapy. वैक्सीनेशन के लिए इसे यूज़ किया जा सके या थेरापी के लिए यूज़ करें जहाँ पर आपका फाइनल प्रोडक्ट है न्यूक्लिक एसिड। एज पर द न्यू ड्रग्स और क्लिनिकल ट्रायल रूल्स के हिसाब से 2019 में जीन थेरापी प्रोडक्ट्स है वो फॉल अंडर करता है न्यू ड्रग एंड सो ऑलवेज बी डीम टू बी अ न्यू ड्रग। ये हमेशा डीम करेगा एक न्यू ड्रग की वजह, न्यू ड्रग में के फॉर्म में आएंगे। अबाउट जीन थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। ये रिफर करता है द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन, रिमूव कर सकता है और चेंज कर सकता है इन कंटेंट ऑफ इंडिविजुअल जेनेटिक मटेरियल। किसी इंडिविजुअल के जेनेटिक मटेरियल के कंटेंट में ये रिमूव कर सकता है, चेंज कर सकता है या इंट्रोड्यूस कर सकता है, जिसका एम और मकसद होता है कि आपके डिजीज़ को क्योर करना। और ये लॉन्ग टर्म वो भी पॉसिबिलिटी है आपकी लॉन्ग टर्म क्योर है, आपकी ये लॉन्ग टर्म की बात करता है। ये क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स में क्लासिफाइड है। एक होता है जर्म लाइन जीन थेरापी, जहाँ आप जानेंगे क्या कंसेप्ट है। कंसेप्ट ऑफ जर्म लाइन जीन थेरापी इज टू इंट्रोड्यूस जीन मॉडिफाइड सेल्स टू इनटू द जर्म लाइन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड वर्टिकली अक्रॉस जनरेशंस। जर्म लाइन थेरापी क्या है, इसमें जीन मॉडिफाइड सेल जो होता है वो इनटू द जर्म लाइन इंट्रोड्यूस करते हैं हम जीन मॉडिफाइड सेल को जर्म लाइन में, जिसे ट्रांसमिटेड कर सकते हैं वर्टिकली अक्रॉस जनरेशन से। मतलब आपके जनरेशन बाय जनरेशन ये चीज़ ट्रांसफ़र हो, वर्टिकली ट्रांसफ़र किया जा रहा। जर्म लाइन जीन थेरापी इज प्रोवाइडेड इन इंडिया ड्यू टू इथिकल एंड सोशल कंसिडरेशन। इथिकल और सोशल कंसिडरेशन की वजह से ये इंडिया में प्रोवाइडेड है जर्म लाइन जीन थेरापी। आप ये याद रखिएगा, जर्म लाइन जीन थेरापी क्या है, मॉडिफिकेशन आपके जीनोम में करते हैं, जीन में करते हैं, जिसकी वजह से ये ट्रांसमिट करता है वर्टिकली, मतलब अक्रॉस जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये कैरी करता है। इसकी वजह से ये इथिकल और सोशल कंसर्न जनरेट होता है, तो इसी की वजह से यहाँ पर इंडिया में इसे प्रोहिबिट किया गया है। एक होता है सोमैटिक सेल जीन थेरापी। इसमें क्या है ये पढ़ते हैं। इट अफेक्ट द टारगेटेड, ये टारगेटेड सेल टिश्यू ऑर्गन्स के पेशेंट, जो पेशेंट में टारगेटेड सेल है, टिश्यू ऑर्गन है, उसको अफेक्ट करता है। ये पास नहीं होता आपके जनरेशन्स में। सोमैटिक सेल जीन थेरापी में आप ये समझे कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं होता। ये लीगल है इंडिया में। ये इंक्लूड होता है जीनोम मॉडिफिकेशन से एज डन इन क्रिस्पर रिलेटेड एंड अदर टेक्नोलॉजीज। ये मॉडिफिकेशन किया गया जिससे क्रिस्पर रिलेटेड में भी इसे इंक्लूड किया गया और अदर टेक्नोलॉजी में। इट हैज़ 2 कैटेगरीज, इसके 2 कैटेगरी होते हैं। एक एक्स वाइवो सेल से ऑब्टेन फ्रॉम इंडिविजुअल आर जेनेटिकली मॉडिफाइड करेक्टेड आउटसाइड द बॉडी, मतलब आपके जिस सेल में प्रॉब्लम है तो उसको करेक्ट किया गया या मॉडिफाई किया गया आपके बॉडी में नहीं, बॉडी से बाहर। उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन करते हैं आपके बॉडी में या डिफरेंट इंडिविजुअल में, मतलब आपके बॉडी में सेम आपके बॉडी में भी किया या डिफरेंट इंडिविजुअल। इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो सेल है उसको मॉडिफाई किया, करेक्टेड किया, आपके बॉडी में वो करेक्ट नहीं हो रहा, बाहर हो रहा है। वो सेल आपका भी हो सकता है, उसको फिर ट्रांसप्लांट आपके बॉडी में करें या डिफरेंट इंडिविजुअल के बॉडी में किया जा सकता है।
इन वीवो में क्या होता है, जीन ऑफ द इंटरेस्ट इज डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द टारगेट सेल। इसमें क्या कहता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें जीन पे आप इंटरेस्ट है वो डिलीवर होता है डायरेक्टली टू द टारगेट सेल पे दिया जाता है, टिश्यूज या ऑर्गन पे, लाइक लीवर, पैनक्रियाज, मसल्स एंड हार्ट एटसेट्रा इन द पेशेंट। जीन डिलीवरी कैन बी कैरिड आउट, जीन डिलीवरी कैरिड आउट किया जा सकता है बाई वायरल और नॉन वायरल वेक्टर सिस्टम। मतलब किसी भी डिलीवरी को आपको देना तो आपको कैरियर की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर वायरल और नॉन वायरल वेक्टर सिस्टम हो सकते हैं। ड्यू टू कम्प्लेक्सिटी की वजह से एंड अनप्रिडिक्टेबल ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन जो डिजीज़ है वो कॉम्प्लेक्स होता है और अनप्रिडिक्टेबल होता है। इन द नीड फॉर एथिकल फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट द मिसयूज जीन थेरेपी, दीज गाइडलाइंस बिकम नेसेसरी। ह्यूमन डिजीज़ कॉम्प्लेक्स भी है, अनप्रिडिक्टेबल है, तो इसमें आपकी एथिकल कंसर्न रेज होते हैं, जिसमें आप ये कर सकते हैं आपको जीन थेरेपी जिस पर्पज़ के लिए दिया गया हो आप वो पर्पज़ ना यूज़ करके आप उसका मिसयूज़ कर रहे हो, क्योंकि हर एक के किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी कंसेप्ट का आप उसका यूज़ भी हो सकता है, मिसयूज़ भी हो सकता है। तो मिसयूज़ को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ गाइडलाइन बहुत ज़रूरी हो जाता है। Around 70 million Indians are estimated to suffer inherited genetic disease। मतलब 70 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जो इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज से सफ़र करते हैं, जिसमें इंक्लूड है ब्लड डिसऑर्डर्स सच एज हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ये ब्लड डिसऑर्डर है, ये हेमोफीलिया, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। तो इसमें ये क्योर करने में आपकी हेल्प करेंगे। की गाइडलाइंस क्या है, एप्लीकेबिलिटी, इसमें कौन एप्लीकेबल है। द गाइडलाइंस अप्लाई टू ऑल स्टेक होल्डर, ये गाइडलाइन है हर एक स्टेक होल्डर को निकलते अप्लाई करता है। इन द फील्ड ऑफ जीन थेरापी में इंक्लूड है रिसर्चर्स, क्लिनिकल्स, रेगुलेटरी कमिटीज़, इंडस्ट्री, पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स एट्सेट्रा। जनरल दूसरा प्रोविज़न इसका है जनरल प्रिंसिपल। इसका जनरल प्रिंसिपल क्या बताता है, क्लिनिकल ट्रायल ऑन ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्विंग जीन थेरापी प्रोडक्ट मस्ट सेफगार्ड ह्यूमन राइट्स। ये ह्यूमन राइट्स को ज़रूर सेफगार्ड करे, उसके सेफ्टी के और उसके डिग्निटी को भी। ये बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन राइट्स सेफगार्ड होना चाहिए, उसकी सेफ्टी भी मैटर करता है, आपको सेफ्टी भी आपको ध्यान में रखना होगा और उसकी डिग्निटी को भी। वेरियस प्रिंसिपल लाइक प्रिंसिपल ऑफ इसेंशियलिटी, वॉलंटियरनेस, नॉन एक्सप्लॉयटेशन, रिस्क मिनिमाइजेशन एटसेट्रा नीड टू बी फॉलोड। रिस्क मिनिमाइजेशन भी फॉलोड करना चाहिए, जो प्रिंसिपल दिया हुआ, मतलब आप इस प्रिंसिपल के भी मद्देनज़र रखकर ये काम करें। मैकेनिज्म फॉर रिव्यू एंड ओवरसाइट, मैकेनिज्म फॉर रिव्यू और ओवरसाइट का मैकेनिज्म क्या होगा वो देखेंगे। प्रपोज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जीन थेरापी एडवाइजरी एंड इवैल्यूएशन कमेटी, प्रपोज किया गया कि आप इस्टेब्लिश किया जाएगा GTAEC, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जिसमें डाइवर्स एरियाज़ के एक्सपर्ट होंगे, जैसे बायोमेडिकल रिसर्च, गवर्नमेंट एजेंसी एंड अदर स्टेक होल्डर। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल इंस्टीट्यूशन, ये ऑल इंस्टीट्यूशन के लिए मैंडेटरी होगा एंड एंटिटी जो इंगेज आपके डेवलपमेंट ऑफ GTP में, टू इस्टेब्लिश करिए आप इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी IBSC। आप इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी हर एक इंस्टीट्यूशन में और एंटिटी में आपको ये इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। रिसर्च इन्वॉल्विंग डेवलपमेंट ऑफ न्यू GTP नीड्स टू ऑब्टेन अप्रूवल, उन्हें अप्रूवल जो GTP में है उसे अप्रूवल लेना होगा IBSC से या एथिक कमेटी से। बायोलॉजिकल मटेरियल फॉर ह्यूमन बीइंग प्रोक्योर्ड होगा ओनली फ्रॉम क्लिनिक एंड हॉस्पिटल, जिसके पास एथिक कमेटी होगी। जिस भी क्लिनिक्स में और हॉस्पिटल में एथिक कमेटी होंगे वहीं से बायोलॉजिकल मटेरियल ह्यूमन से लिया जा सकता है, प्रोक्योर किया जा सकता है बाई क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। ऑल क्लिनिकल ट्रायल्स आर मैंडेटेड टू बी रजिस्टर्ड, जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री CTRI, ये ऑनलाइन पब्लिक रिकॉर्ड सिस्टम है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स बिंग कंडक्टेड इन इंडिया। ये पब्लिक रिकॉर्ड सिस्टम होंगे जिसमें रजिस्ट्रेशन किया जाएगा क्लिनिकल ट्रायल्स का जो कंडक्ट हो रहा है इंडिया में। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, वेरियस स्टेक होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो देखेंगे। इन्वेस्टिगेटर्स शूड ट्रीट द बायोलॉजिकल मटेरियल, इन्वेस्टिगेटर्स है वो ट्रीट करे बायोलॉजिकल मटेरियल को ये आटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ ये ट्रीट करे, एडिक्वेट केयर करे टू अवॉइड मिसयूज़। जो इनके इन्वेस्टिगेटर्स है उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका कि आप जो बायोलॉजिकल मटेरियल यूज़ करें आप उसके आटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ यूज़ करें, एडिक्वेट केयर के साथ यूज़ करें।
स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ जीटीपी और इट्स कंपोनेंट, इसका स्टोरेज और डिस्पोजल हो उस सारे कंपोनेंट के शुड बी एज पर द रेगुलेशन, मतलब आपको क्या स्टोर करना है, क्या डिस्पोज करना है, उसके कंपोनेंट को आपको कैसे रखना है, ये सब गाइडलाइन आपके रेगुलेशन और गाइडलाइंस पे ही बेस होना चाहिए। ऑन बायो सेफ्टी ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए रिसर्च एंड बायो कंटेनमेंट 2017। एनएजीटीपी ऑफ फॉरेन ऑरिजिन, कोई यदि जीन थेरेपी प्रोडक्ट ऑफ फॉरेन ऑरिजिन का या मॉडिफाइड वेरिएंट हो दैट विल फर्स्ट इन ह्यूमन यूज, जो फर्स्ट ह्यूमन में पहली बार यूज़ किया जा रहा हो, ये परमिसिबल नहीं है फॉर डायरेक्ट यूज़ इन ह्यूमन ट्रायल्स इन इंडिया। मतलब एक फॉरेन ट्रायल प्रोडक्ट है, मतलब जीन थेरेपी प्रोडक्ट फॉरेन का है या मॉडिफाइड उसका वर्जेंट है, वो पहली बार ह्यूमन के बीच में ही वो यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ इंडिया में उससे परमिसिबल नहीं है कि आप इसका ट्रायल ह्यूमन पे इंडिया में करें, ये परमिसिबल नहीं है। इन्वेस्टिगेटर को शुड डेमोस्ट्रेट रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी एंड प्राइवेसी ऑफ पेशेंट। इन्वेस्टिगेटर डेमोस्ट्रेट करे कि आप रिस्पेक्ट करते हैं पेशेंट की ऑटोनॉमी पे और प्राइवेसी ऑफ पेशेंट पे। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जीएमपी गाइडलाइंस, ये क्या है वो देखते हैं हम। इट इंक्लूड्स पर्सनल ट्रेनिंग, इस्टेब्लिशमेंट, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस। इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि पर्सनल ट्रेनिंग अच्छी इंक्लूड होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस होना चाहिए। प्रैक्टिस गाइडलाइंस आपके क्या है वो देखने, मैन्युफैक्चरिंग का प्रैक्टिस आपके क्या होंगे, गाइडलाइंस क्या अच्छे होंगे, ये इसमें बता रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। Waste material and byproduct of GTP manufacture process must be securely decontaminated and transported as per the appropriate biohazard disposal protocol। इसमें ये बता रहे हैं कि वेस्ट मटेरियल या बाई प्रोडक्ट जो जीटीपी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बाहर निकलेगा तो उसे सिक्योरली डिकंटेमिनेटेड किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एज पर द एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल के ऊपर। नेक्स्ट मूव करते हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इसमें टर्म्स को आपको समझिए क्योंकि यूपीएससी में आपके पता है कि कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, जो कंसेप्ट के बारे में ही पूछते हैं जनरली। जीन ये क्या है, ये सीक्वेंस है ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए और आरएनए। ये डीएनए या आरएनए में ये सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। कुछ जीन एक्ट करते हैं एज इंस्ट्रक्टर टू मेक प्रोडक्ट लाइक आरएनए और प्रोटीन, मतलब कुछ जीन क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन का काम करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे आरएनए और प्रोटीन करते हैं। जीनोम क्या है, ये इंटायर जीएनए है, ये आपके इंटायर डीएनए है और सीक्वेंस ऑफ जीन, इसमें जीन का सीक्वेंस होता है सेल में। ये सिंपली पुट जीनोम इज डिवाइडेड इनटू क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स कंटेन जीन्स एंड जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। इसमें क्या है, एक पहला इसका सेल है जीनोम है, जीनोम जो क्रोमोसोम में डिवाइड है, इसमें ये क्या है क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में फिर जीन है, जीन के अंदर फिर क्या वो जीन जो बने हैं वो डीएनए के बने हैं। आप ये समझ, यहाँ पर आपके एक फिगर से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये मान लीजिए ये आपके जीनोम है, ये जीनोम है, इसमें क्रोमोसोम्स के होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स के अंदर जीन होते हैं, जीन मेड अप ऑफ वो डीएनए के बने होते हैं। आप ये फिगर से ये समझ पाए कि ये आपके जीनोम्स है, जीनोम्स में क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम कंटेन करता है जीन्स को और जीन्स बने होते हैं डीएनए का। चलिए मूव करते हैं। हर जीनोम में जितने ये जीनोम है उसमें अप्रॉक्स 3.6 बिलियन डीएनए बेस पेयर होता है। आप ये बेस पेयर समझिए कि 3.2 बिलियन, ये बहुत ही ज़्यादा बेस पेयर है, यहाँ डीएनए बेस पेयर होता है। जर्म लाइन क्या है वो समझेंगे। ये इनहेरिटेड जेनेटिक मटेरियल है जो कम्स फ्रॉम एग और स्पर्म एंड इज पास ऑन ऑफरिंग। जर्म क्या है, ये इनहेरिटेड जेनेटिक मटेरियल है, मतलब आपकी इनहेरिटेड जेनेटिक मटेरियल है जो आपके एग से या स्पर्म से आता है और ये बच्चों में ये पास होता है ऑफ स्प्रिंग में, मतलब आने वाले जनरेशन में उसमें ये ऑफ स्प्रिंग में ये पास होता है। आप ये समझ गए। जर्म लाइन, जर्म लाइन एक इनहेरिटेड जेनेटिक मटेरियल होता है जो स्पर्म या एग से आते हैं और ऑफ स्प्रिंग में पास होता है। जीनोम मैपिंग एंड सीक्वेंसिंग, ये क्या है वो जानेंगे। इट मीन्स डिसेफरिंग द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ बेस पेयर इन एन इंडिविजुअल।
किसी भी इंडिविजुअल में जो बेस पेयर का एग्जैक्ट ऑर्डर क्या है, हम वो सीक्वेंस डेसिफर करते हैं, मतलब उसको निकालते हैं। द वे दीज पेयर्स आर अरेंज, जिस तरह से ये बेस पेयर अरेंज होते हैं, और वेरिएशन एंड म्यूटेशन इन देयर पैटर्न, उसके पैटर्न में यदि कोई वेरिएशन हुआ या म्यूटेशन हुआ, मतलब कुछ सेल मर गए, मतलब पैटर्न गायब हो गए, कैन प्रोवाइड, ये प्रोवाइड कर सकते हैं क्लूज अबाउट द इंडिविजुअल हेल्थ। इंडिविजुअल का हेल्थ कैसा है वो आपको क्लू दे सकता है, या इल है पेशेंट, या इनहेरिटेड है, या एक्वायर्ड है। इंडिविजुअल के हेल्थ में वो जो डिजीज़ है या तो उसके हेल्थ में वो क्या बताएंगे कि ये इनहेरिटेड है या एक्वायर्ड है, इसमें ये हेल्प करता है। इसलिए जीनोम मैपिंग और सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये फिगर आउट करता ऑर्डर ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स और बेसिस। ये ऑर्डर बताता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का और बेसिस का किस पैटर्न में वो देखता है। इन अ जीनोम में द ऑर्डर ऑफ एडेलाइन, काइटोसाइन एंड ग्यूनाइन एंड थाइमाइन दैट मेक अप एन ऑर्गेनिज्म डीएनए, किस ऑर्डर में आपके ACGT है वो ऑर्गेनिज्म, जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के डीएनए में वो फिगर आउट करता है। जीनोटाइप क्या है? पैटर्न ऑफ जीन इन ऑर्गेनिज्म डीएनए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टिकुलर ट्रेट। किसी एक पार्टिकुलर ट्रेट के लिए वो जो पैटर्न है जीन्स का किसी इंडिविजुअल में वो रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब हम ये क्या कहते हैं, पैटर्न ऑफ जीन इंडिविजुअल डीएनए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टिकुलर। ये हम डीएनए का पैटर्न निकालते हैं इंडिविजुअल्स में कि वो उस पार्टिकुलर ट्रेट के लिए कौन सा जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। फेनोटाइप क्या होता है? ये रेफर टू द ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो ऑब्जर्व किया जाए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। दिस इंक्लूड ऑर्गेनिज्म जैसे आपके अपीयरेंस, डेवलपमेंट या बिहेवियर, जिसके लिए पर्टिकुलर आपके जीन्स से कहते रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो उस प्रॉपर्टीज़ को ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी को देखता है। इट रिफर्स टू ऑब्जर्वेबल फिनेटिक, या फेनोटाइप्स याद रखेंगे आपके अपीयरेंस, डेवलपमेंट या बिहेवियर वाले जीन्स पे ये फोकस करते हैं। क्लस्टर रेगुलरली इंटर स्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट, क्रिस्पर जिसे कहते हैं। ये डीएनए टारगेटिंग पार्ट है सिस्टम का, जो बना होता है आरएनए मॉलिक्यूल से और गाइड डिज़ाइन किया गया है टू बाइंड टू स्पेसिफिक डीएनए बेस। आप एक पर्टिकुलर डीएनए बेस के साथ बाइंड हो जाए, जुड़ जाए थ्रू कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, उसके साथ आपके कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के साथ आप वो जुड़ जाए। ये आप समझेंगे कि इस पर क्या है। ये डीएनए टारगेटिंग पार्ट है सिस्टम का, जिसमें वो आरएनए मॉलिक्यूल से बना होता है या गाइड करता है, जिसे डिज़ाइन किया गया है कि आप एक पार्टिकुलर डीएनए बेसिस के साथ बाइंड हो जाए थ्रू प्रोसेस क्या है इसका, कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्रिस्पर एसोसिएटेड न्यूक्लियसेस, जिसमें हम कहते हैं Cas9, यहाँ क्रिस्पर C क्या A से एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड में AS यूज़ किया गया है, तो यहाँ Cas9 है। इज द न्यूक्लियस पार्ट ऑफ द पार्ट दैट कट द डीएनए। ये न्यूक्लियस पार्ट है जो डीएनए को कट करता है। ये आप ये मान लीजिए Cas9 आपके एक न्यूक्लियस पार्ट है जो डीएनए को कट करता है। लुलू एंड नाना, ये क्या है हम वो देखेंगे। लुलू नाना वर्ल्ड का पहला जीन एडिटिंग ह्यूमन बेबीज़ है, जिसे जिसने यूज़ क्रिस्पर जीन एडिटिंग के थ्रू ये बनाया गया है। लुलू एंड नाना वर्ल्ड फर्स्ट जीन एडिटेड ह्यूमन बेबीज़ है यूजिंग क्रिस्पर जीन एडिटिंग। ये जो लुलू एंड नाना है, तो इस बेबीज़ में क्रिस्पर जीन एडिटिंग किया गया, ये वर्ल्ड का पहला ऐसे एडिटेड ह्यूमन बेबीज़ है। ये आप याद करिएगा कि इसमें क्रिस्पर जीन एडिटिंग किया गया है इस बेबीज़ में, यह वर्ल्ड का फर्स्ट जीन एडिटिंग ह्यूमन बेबीज़ है, लुलू और नाना। स्टेम सेल्स क्या होता है, वो स्टेम सेल्स क्या है वो जानेंगे। दे आर स्पेशल ह्यूमन सेल्स है दैट हैव एबिलिटी टू डेवलप इनटू डिफरेंट सेल टाइप्स फ्रॉम मसल सेल्स टू ब्रेन सेल्स। स्टेम सेल ह्यूमन सेल का एक स्पेशल सेल्स है जिसमें एबिलिटी है, पोटेंशियल है वो डेवलप कर सके डिफरेंट सेल टाइप में। एग्जांपल उससे आपके मसल सेल से लेके ब्रेन सेल तक वो बन जाता है। मतलब ऐसा स्पेशलाइज सेल जो मसल सेल से लेके ब्रेन सेल तक वो डेवलप कर जाता है। सोमैटिक सेल क्या है उसके बारे में जानेंगे। देखने के लिए दे आर एनी बॉडी पार्ट, ये कोई बॉडी पार्ट्स होते हैं दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। सोमैटिक सेल हमेशा याद रखेंगे, ये आपके रिप्रोडक्शन में कभी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मोस्ट सेल इन बॉडीज आर सोमैटिक, ज़्यादातर हमारे बॉडी में सोमैटिक सेल होते हैं जो आपके रिप्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं होते, जैसे इंक्लूड है आपके स्किन सेल्स, बोन सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड मैनी मोर।
germ cells, they are the cells that create reproductive cells called gametes. They are found one in reproductive glands, ovaries in females and testes in males. जर्म सेल क्या है? ये सेल है जो क्रिएट करते हैं रिप्रोडक्टिव सेल, जिसे गैमेट कहते हैं. जर्म सेल आपके रिप्रोड्यूस करते हैं रिप्रोडक्टिव सेल, जिसे गैमेट कहते हैं. ये फाउंड होता है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में. हमें देखिए फीमेल्स में ये ओवरीज है और मेल्स में ये टेस्टिस है. रेट्रोवायरस क्या है वो जानेंगे कि रेट्रोवायरस क्या है. रेट्रोवायरस इज़ अ फैमिली ऑफ वायरसेस. ये वायरस का फैमिली जिसमें RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है जो इंटीग्रेट करता है देयर जीनोम इनटू DNA ऑफ होस्ट सेल दे इन्वेड. ये वायरस के फैमिली में से है जिसमें RNA जेनेटिक मटेरियल होता है और इंटीग्रेट करता है जीनोम में इनटू अ DNA ऑफ होस्ट सेल्स दे इन्वेड. जिस पे ये इन्वेड करते हैं वो होस्ट सेल के साथ इंटीग्रेट कर जाता है, उसको हम कहते हैं रेट्रोवायरस. ट्रांसजीन क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इन जीनोम ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म. ये जेनेटिक मटेरियल है जिसको आर्टिफिशियली आप क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं किसी अनदर ऑर्गेनिज्म के जीनोम में. नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग फैसिलिटी NSG. ये क्या है? नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग फैसिलिटी. रिसेंटली गवर्नमेंट ने इनाग्रेट किया है NSG फैसिलिटी एट द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन हैदराबाद. आप यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशन के बारे में जाने कि है कहाँ पर. ये हैदराबाद में है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. कभी कभी ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट में आ जाता है कि ये हैदराबाद में या लखनऊ में यहाँ दे देता, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये हैदराबाद में. लखनऊ देने से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. NSG techniques are different from the Sanger method, whole genome sequencing, in which they provide massively parallel analysis, extremely high throughput from multiple samples at much reduced cost. NSG टेक्नोलॉजी है वो सैंगर टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अलग है. उसमें सैंगर टेक्नोलॉजी में क्या होता है, आप पूरे होल जीनोम सीक्वेंस करते हैं. मतलब जीनोम सीक्वेंसिंग आप पूरे जीनोम का सीक्वेंस करते हैं, जिसमें ये प्रोवाइड करता है मैसिवली पैरेलल एनालिसिस. आप पैरेलल एनालिसिस कर सकते हैं. ये मतलब एक्सट्रीम हाई थ्रूपुट देते हैं. मतलब आउटपुट इसमें एक्सट्रीम थ्रूपुट इसका ज़्यादा होता है. ये मल्टीपल सैंपल यूज़ करते हैं रिड्यूस कॉस्ट पे. NSG क्या करता है? हेल्प करता है प्रीनेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग एंड काउंसलिंग. ये आपके प्री नेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग और काउंसलिंग में मदद करता है. ये जनरेट करता है लार्ज स्केल जेनेटिक डेटा क्रिटिकल फॉर डायग्नोस्टिक एंड थेरापी और डायग्नोसिस के लिए ये बहुत ह्यूज अमाउंट में आपके इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, मतलब क्रिटिकल डेटा आपको प्रोवाइड करता है. रिक्रिएटेड एशेरिचिया कोली, जिसे हम ई कोली जानते हैं, ये साइंटिस्ट ने क्रिएट किया वर्ल्ड का पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फुली सिंथेटिक है एंड रेडिकली अल्टर्ड. जिसे रेडिकली अल्टर्ड किया गया DNA कोड बाय रिप्लेसिंग द जीन्स ऑफ ई कोली बैक्टीरिया विच जीनोम सिंथेसाइज्ड इन द लैब. आपको पता है ई कोली बैक्टीरिया है, उसके जीन से जीन को आपके मतलब उसके जीन को डाला गया है वह दूसरे ऑर्गेनिज्म में, वो भी फुली सिंथेटिक है और रेडिकली अल्टर्ड है. ये पहला ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें ई कोली के जीन को इंट्रोड्यूस किया गया है. ई कोली एक स्ट्रेन है बैक्टीरिया का जो नॉर्मली सॉइल में पाए जाते हैं और ह्यूमन गट में. एंड इट्स ये स्मॉलर सेट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन, इट सर्वाइव्स ऑन स्मॉलर सेट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन. मतलब बहुत ही कम इसमें जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होते हुए ये सर्वाइव करते हैं. मानव ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव, ये क्या है वो देखते हैं. नेक्स्ट मूव करते हैं. हम ये जो डिटेल पढ़ रहे हैं तो ये डिटेल आपको टोटल डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है. आपको जो कंसेप्ट है इसके कंसेप्ट के बारे में जानना है, इससे एसोसिएटेड क्या क्या चीज़ है उसके बारे में आपको एक ब्रॉड व्यू होना चाहिए. मैं हर एक लेक्चर में ये बता रही हूँ कि आपको ब्रॉड व्यू हेल्प करेंगे, क्योंकि हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में हम देखते मगअप नहीं कर सकते और इसे रिवाइज भी हम ईजिली नहीं कर पाएंगे. तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप एक शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, जैसे जर्म लाइन जीनोम मैप सीक्वेंस जो आप इस समय अभी समझ रहे हैं,
तो उसको आप लिख सकें। यदि आप इस समय ये कर सकते हैं कि आप लेक्चर जब देख रहे हो तो आप एक कॉपी या पेन लेके बैठे, जिसमें आपके जो वर्ड्स दिए गए हैं उस वर्ड को आप अपने कॉपी या कॉपी में लिख लें, जिससे बाद में आप जब उस वर्ड को देखें तो आप अपने माइंड में ये मेमोराइज करें कि जर्म लाइन क्या था, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या था, जीनोटाइप क्या होता है, फेनोटाइप क्या होता है। तो वो कुछ भी इर्द गिर्द इसके आपकी कुछ आपको याद आ रहा है या नहीं, तो उस पर आपके क्या करेगा, इससे आपके जो मेमोराइजिंग पावर है वो बढ़ जाएगा और आप इजीली कैच कर पाएंगे कि आप क्या आपको याद हो रहा है, आपको क्या दिक्कत हो रही है याद करने में, कौन सा कंसेप्ट आपके लिए हार्ड पड़ रहा है, कौन सा टॉपिक आपको बार बार आप उसको भूल जा रहे हैं। और जिस टॉपिक को आप बार बार भूल जा रहे हैं तो उसको हमेशा जब आप कुछ खेल रहे हों या आप जॉगिंग कर रहे हों या कोई और काम कर रहे हैं तो उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए। रिकॉल बहुत ज़रूरी है। हम पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन रिकॉल जब तक हम उसको नहीं करते एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आप इस बात को समझें, एग्ज़ाम के लिए बेटर परफॉर्म करेंगे आप। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। मानव ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव, ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी रिसेंटली अनाउंस किया है मानव एक ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव है। डिटेल के बारे में जानेंगे, क्या डिटेल है इसके प्रोजेक्ट का। मानव प्रोजेक्ट एम करिए कि ओपन एंड इंटरेक्टिव एटलस बनाए ह्यूमन बायोलॉजी का। कंपाइल एंड क्यूरेटिव एंड सिंथेटिक डेटा होना चाहिए मॉलिक्यूलर लेवल पर या सेलुलर टिश्यू ऑर्गेनिज्म लेवल पर फ्रॉम साइंटिफिक लिटरेचर एंड पब्लिक डेटाबेस। मतलब ह्यूमन के बायोलॉजिकल उसके मॉलिक्यूलर लेवल पर, सेलुलर या टिश्यू या ऑर्गेनिक लेवल पर उसमें क्या क्या डेटा है उसको एक जगह पर और वो भी क्योर और सिंथेसाइज किया जाए, ताकि इस ह्यूमन के बिहेवियर या ह्यूमन के बारे में एक आपको डिटेल आपका मेमोरी तैयार हो जाए कि आपके डिटेल पर उसमें होना चाहिए। ये एटलस बनाना चाहते हैं और वो भी आपके एटलस देखिए अलग अलग लेवल पर है, मॉलिक्यूलर लेवल पे है, सेलुलर लेवल पे है, टिश्यू एंड ऑर्गेनिकल लेवल पर है। फॉर द फर्स्ट टाइम ये पहला ऐसा हो रहा है कि इंडियन साइंटिस्ट विल मैपिंग, इंडियन साइंटिस्ट मैप कर रहा है एवरी सिंगल टिश्यू, मतलब हर सिंगल टिश्यू को वो मैप करे ह्यूमन बॉडी में, जिससे आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग हो कि टिश्यू का रोल क्या होता है। सेल लिंक टू वेरियस डिजीज, आपको जो सेल्स लिंक्ड होते हैं वेरियस डिजीजेज से, तो आपको बॉडी आपकी बॉडी पार्ट का कौन सा सेल क्या वर्क करता है, किस सर्कमस्टांसेस में कैसा परफॉर्म करता है, जिसके बारे में आपको जब तक डिटेल ना हो, आप मैप में भी एटलस में नहीं हो, तो आप ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हमारी बॉडी किसी भी चीज़ को कैसे रिस्पॉन्स करेगी। तो उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैपिंग की जा रही है। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स, इसमें जो पार्टिसिपेट करे वो इंस्टीट्यूट्स कौन सा है? नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस NCCS, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER पुणे। बेसाइड परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड हैज़ को फाउंडेड द प्रोजेक्ट, इसके साथ ही परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड वो को फाउंडेड द प्रोजेक्ट के अलॉन्ग विद DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इज डेवलपिंग द प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं। तो याद आप रखिएगा कि जो मानव ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव है वो डेवलप किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT। प्रोजेक्ट कैन बी साइंड अप बाय द स्टूडेंट हु आर इन देयर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन एंड एबव, जो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हो या उससे एबव हो वो ये प्रोजेक्ट साइन अप कर सकते हैं। इवन पार्टिसिपेंट्स निकलते हैविंग ए साइंस बैकग्राउंड बट नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व इन एक्टिव साइंटिफिक रिसर्च एंड पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क, मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व थे तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। यदि आपका साइंस बैकग्राउंड है तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट विल बी हेल्पफुल इन फिजियोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर मैपिंग, ये हेल्प करेगा फिजियोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर मैपिंग में। ड्रग डिस्कवरी में हेल्प करेगा। कस्टमाइज एंड पर्सनलाइज मेडिसिन बनाया जा सकता है। स्किल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी एंड फ्यूचर रिसर्च किए जा सकते हैं। ये हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड एंड कैप्चर ह्यूमन फिजियोलॉजी इन 2 स्टेज। वुमेन की फिजियोलॉजी को समझने के लिए 2 स्टेजेस में ये हेल्प कर सकते हैं। पहला कि नॉर्मल स्टेज में कैसे वर्क करते हैं और डिजीज स्टेज में किस तरह वर्क कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल स्टेज में वुमेन के अंदर जो टिश्यू सेल्स है वो किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं, इसको समझना बेहतर होगा, और डिजीज स्टेज में वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। सच अ डेटाबेस और इंडिविजुअल टिश्यू पे ये हेल्प करेगा ट्रेसिंग द कॉज ऑफ डिजीज़ क्यों हुआ उसके कॉजेज़ को ट्रेस करने में हेल्प करेगा, और अंडरस्टैंडिंग करेगा स्पेसिफिक पाथवे को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके क्योर करने में, डिजीज़ को क्योर करने में उसको यूज़ किया जा सकता है और उससे ड्रग फॉर्मुलेट ईजिली हो सकता है। रिलेटेड न्यूज़ क्या वो जानेंगे। उम्मीद यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूज़ में बहुत था।
यूनिक मेथड है मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर से रिलेटेड है, उसको ट्रीट करने और मैनेज करने में ये यूनिक मेथड है। रिसेंटली गवर्नमेंट लॉन्च किया है उम्मीद इनिशिएटिव, जिसका मकसद है आपका क्रिएट करना अवेयरनेस, जेनेटिक डिसऑर्डर को लेकर आपको अवेयरनेस क्रिएट करना है एमंग क्लिनिशियन एंड क्लिनिक में एंड इस्टेब्लिश मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक इन हॉस्पिटल्स। इसके लिए मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल में क्रिएट करने की बात हो रही है, सो दैट बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट इन मेडिकल जेनेटिक कुड बी रीच पेशेंट। जो मेडिकल जेनेटिक में डेवलपमेंट हो रहे हैं वो पेशेंट के पास पहुंच सके, तो इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है कि आपके जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसके लिए आपके क्लिनिकल में क्या आपको मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक है, तो उसके बारे में ये डेवलप किए जा रहे हैं। ये सपोर्ट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उम्मीद की इनिशिएटिव के 3 कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है वो कंपोनेंट जानेंगे। टू इस्टेब्लिश निदान क्या है वो देखें। टू इस्टेब्लिश निदान नेशनल इनहेरिटेड डिजीज एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र डायग्नोस्टिक सेंटर है, प्रोवाइड काउंसलिंग पेरीनेटल टेस्टिंग। ये आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करता है कि इनहेरिटेड डिजीज़ हो तो आप उसमें क्या मतलब आपको काउंसलिंग करता है कि वो डिजीज़ क्या है, आपको उसके बारे में डिटेल बताते हैं। प्रीनेटल टेस्टिंग, इसमें प्रीनेटल टेस्टिंग होते हैं, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, मल्टी डिसिप्लिनरी केयर होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इसमें आप ये निदान गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है तो उसके वर्ड आपको सुनने में बहुत अच्छे लगेंगे, जैसे निदान, ये सब वर्ड जो फ्रेम किया गया है शॉर्ट फॉर्म है, तो ये शॉर्ट फॉर्म मतलब बहुत इंटरेस्टिंगली डेवलप किया जा रहा है। तो आपको ये याद करने में ईजी नहीं पड़े मतलब ईजी पड़ेगा कि निदान में NIDAN दिया है। निदान आप समझते हैं किसी भी चीज़ की समस्या का सॉल्यूशन होता है निदान। तो यहाँ निदान में आप ये समस्या कोई एक डिजीज़ है जिसके ये इनहेरिटेड डिजीज़ का इसमें सॉल्यूशन है, तो वही इस्टेब्लिश करते हैं निदान नेशनल इनहेरिटेड डिजीज एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र है। तो वो आप इस तरह से भी हिंदी भी यूज़ कर उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे तो आप ऑप्शन के आसपास पहुंच सकते हैं। मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहे कि आप डायरेक्टली आप हिंदी समझो और आपका ऑप्शन मिल सकते हैं, नहीं, उसके आसपास आप समझ सकते हैं। उसके साथ आपके पास जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है जो आपने गैदर किया, उसको यूज़ करके आप एग्ज़ाम में ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। टू प्रोड्यूस स्किल क्लिनिशियल इन ह्यूमन जेनेटिक एंड टू अंडरस्टैंड स्क्रीनिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यूबॉर्न बेबीज फॉर इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर इन हॉस्पिटल एट द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं तो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, तो उसमें इनहेरिटेड कोई डिजीज़ है, जेनेटिक डिजीज़ है, उसको समझा जा सके, उसी के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में ही समझा जा सके ग्रास रूट लेवल पे, तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसमें हम नेक्स्ट मूव करते हैं टॉपिक आपके जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ये इंडिया का एक प्रोजेक्ट है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ये मतलब न्यूज़ में ये काफ़ी था और ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट भी है गवर्नमेंट का, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखें कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूनियन गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दिया है एम्बिशियस जीन मैपिंग प्रोजेक्ट, जो आपका जीन इंडिया प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने एस्टिमेटेड वर्थ है 238 करोड़। प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे क्या है। प्रोजेक्ट क्या है, ये क्लियर किया गया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इट इज़ इन लाइन विद बजट स्पीच, जो बजट स्पीच में दिया गया तो उसके लाइन पे तर्ज पे प्रपोज किया गया है टू इनिशिएटिव एंड नेशनल लेवल साइंस स्कीम टू मैप इंडिया जेनेटिक लैंडस्केप टू क्रिएट कंप्रेहेंसिव डेटाबेस। एक कंप्रेहेंसिव डेटाबेस तैयार करने की बात कर रही है कि ताकि उसमें इंडिया के जो जेनेटिक लैंडस्केप है उसको कवर किया जा सके इस स्कीम में। इसमें इन्वॉल्व है 20 लीडिंग इंस्टीट्यूशन है इंक्लूडिंग IISc बैंगलोर एंड फ्यू IITs भी इन्वॉल्व है। सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है IISc बेंगलुरु विल सर्व एज अ नोडल पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नोडल पॉइंट क्या है, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च IISc बेंगलुरु। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट, पहला स्टेज क्या है इसमें प्रोजेक्ट में 10,000 पर्सन का सैंपल लिया जाएगा ऑल ओवर द कंट्री, ताकि एक ग्रिड फॉर्म हो सके जिससे आपको डेवलप किया जा सके रेफरेंस जीनोम। एक रेफरेंस जीनोम तैयार किया जा रहा है 1000 पर्सन का सैंपल लेकर, वो सैंपल सिर्फ एक एरिया एक स्टेट से नहीं है, ऑल ओवर कंट्री का, मतलब हमारे कंट्री में हर जगह से पर्सन को कलेक्ट करके उसके सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि डिफरेंट आपको सैंपल मिल सके।
एज अ प्रिकॉशन इससे पहले एक प्रोजेक्ट था CSIR का लास्ट ईयर कंक्लूडेड अ 6 मंथ एक्सरसाइज ऑफ कंडक्टिंग अ होल जीनोम सीक्वेंस ऑफ 1008 इंडियंस अंडर इंडिया जेन प्रोग्राम। इससे पहले एक प्रोग्राम चल रहा था इंडिजेन प्रोग्राम जिसमें 1008 इंडियन का जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया था, होल जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया था। मतलब आप ये समझ सकते हैं जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है उससे पहले एक प्रोजेक्ट चल रहा था इंडियन जीनोम प्रोग्राम जिसका सेम मकसद था, लेकिन इसमें जो सैंपल वो 108 इंक्लूड था, इसमें 10,000 इंक्लूड अभी किया गया है फर्स्ट स्टेज में। सिग्निफिकेंट ऑफ प्रोजेक्ट सिग्निफिकेंट है एग्जिस्टिंग ग्लोबल जेनेटिक स्टडीज ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आर बेस्ड मेनली ऑन कॉकेशियन अर्बन मिडिल क्लास सैंपल्स, जिसमें अर्बन मिडिल क्लास सैंपल लिया गया 95%। जो विच आर नॉट कंसिडर, जो कंसिडर नहीं करते हैं ऑल ह्यूमन्स को। द प्रोजेक्ट विल हेल्प, ये प्रोजेक्ट हेल्प करेंगे इंडिया को डेवलप करने के लिए एक इंडिजिनस कैपेसिटी टू जनरेट एंड मेंटेन एनालाइज यूटिलाइज एंड कम्युनिकेट लार्ज स्केल जीनोम डेटा इन स्केलेबल मैनर। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए हमारे पास ये कैपेसिटी होना चाहिए कि हमारा जीनोम जो डेटा है वो लार्ज स्केल पे हो। जब तक डेटा आप किसी भी चीज़ के लिए इकट्ठा नहीं करते तो वो आप उसकी यूज़ नहीं कर सकते। आपको जनरेट करना होगा, उसको मेंटेन करने की भी ज़रूरत है, एनालाइज, फिर उसके पास एनालाइज किया जाएगा, उसको यूटिलाइज किया जाएगा और फिर उसकी कम्युनिकेट किया जाएगा लार्ज स्केल जीनोम डेटा इन स्केलेबल मैनर पे। ये हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करें द टाइप एंड नेचर ऑफ डिजीज़ का क्या नेचर है, क्या टाइप है, उसको समझने में ये हेल्प करेगा। ट्रेड्स दैट कंप्रोमाइज द डाइवर्स इंडियन पॉपुलेशन एंड विल हेल्प टू डेवलप प्रिसीजन मेडिसिन। इंडिया में इतने डाइवर्स इंडियन पॉपुलेशन है कि आप उसके अलग अलग हर एक उसके जो ट्रेड्स हैं तो उसकी जो रिक्वायरमेंट वो अलग होते हैं। मतलब कहीं पर आप देखें किसी पॉपुलेशन में जो आपके इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे होते हैं तो आप उस हिसाब से उसको प्रिसीजन मेडिसिन दे सकते हैं। किसी के इम्यून सिस्टम बहुत कम होते हैं तो इम्यून सिस्टम से लेकर आप देख ले, और बाकी किसी स्टेट में हेल्थ वहाँ के लोगों के बहुत अच्छा होता है और इन्फेक्शन बहुत कम होते हैं। किसी का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा के लोगों को तुरंत ईजिली हो जाता है तो आप एक प्रिसाइज मेडिसिन आप अवेलेबल कर सके। इसमें ये हेल्प करेगा कि डिसीज़ का नेचर क्या है, टाइप क्या है, और हर इंसान को उसकी इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से आपको मेडिसिन प्रोवाइड करें। ये फर्दर इम्प्रूव करेगा साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवोल्यूशन। आपको साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवोल्यूशन बोथ फ्रॉम अ बायोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब किसी भी इंसान के उसके बायोलॉजिकल या सोशोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में इंक्लूड होता है इंटर इंट्रा स्पेसीज इंट्रैक्शन, स्पेसीज इकोलॉजी इंट्रैक्शन, और सोशियोलॉजी में इंक्लूड होते हैं माइग्रेशन पैटर्न एंड रिचुअल्स। उसके हिसाब से उसका इवोल्यूशन, उसकी ज़रूरत क्या है वो आप इवॉल्वेट कर सकते हैं। उसके साइंटिफिक टेम्परामेंट को आप समझ सकते हैं। प्रिडिक्टिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्या है। द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट विल हेल्प, जो इसका आउटकम होगा प्रोजेक्ट का हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग फास्टर एंड इफिशिएंट डायग्नोस कर सके आप रेयर जेनेटिक डिजीज़ को। यहाँ पर DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखिए हेलिक्स फॉर्म में है, बेस पेयर यहाँ शो हो रहा है। यहाँ पर जीन है, आपके हिस्टोन्स, न्यूक्लिक जीनोम है, क्रोमोजोम्स है, सेल ड्यूरिंग प्रोफेज के दौरान ये कैसे है, यहाँ पर आप सेल देख सकते हैं। तो ये डायग्राम दिया गया है ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। ये न्यूक्लियोसोम्स दिया गया है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं GM क्रॉप्स। GM क्रॉप्स क्या है वो देखेंगे। GM crops recently Genetic Engineering Appraisal Committee GEAC asked Maharashtra government को क्या आप इनिशिएट करें एक्शन टू स्टॉप कल्टिवेशन ऑफ illegal herbicide tolerant variety of BT cotton। HT BT कॉटन। अब BT कॉटन के बारे में सुनेंगे। यहाँ पर एक वर्ड ऐड किया गया है HT, जो आपको हार्बिसाइड टॉलरेंट के लिए यूज़ किया गया है। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहा कि आप एक्शन ले, आप स्टॉप करें जो इलीगल हार्बिसाइड टॉलरेंट वाइब्रेंट यूज़ किया जा रहा है BT कॉटन का। GM क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे क्या है। एक GM क्रॉप पे जीन आर्टिफिशियली जीन इंसर्ट किया जाता है जो अनदर स्पेसिस को लेकर दूसरे स्पेसिस में डाला जाता है कि आपको एक डिज़ायर प्रॉपर्टी, किसी भी ऑर्गेनिज्म का आपको डिज़ायर प्रॉपर्टी यूज़ करना है तो उस स्पेसिस का वो डिज़ायर हम प्रॉपर्टीज़ लेकर दूसरे स्पेसिस में डालते हैं। लाइक पेस्ट रेसिस्टेंट,
हार्बिसाइड टॉलरेंट एंड ड्राउट रेसिस्टेंट। आप ये समझें कि हम इसमें क्या करते हैं, एक जीन आर्टिफिशियली इंसर्ट करते हैं किसी दूसरे स्पेसीज से लेकर, उसमें फिर हम वो इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो जो डिज़ायर प्रॉपर्टी है वो उस स्पेसिफिक स्पेसीज में इंट्रोड्यूस किया जा सके, जैसे पेस्ट रेसिस्टेंट, हार्बिसाइड टॉलरेंट एंड ड्राउट रेसिस्टेंट। करेंटली अभी क्या वनली जीएम क्रॉप परमिटेड फॉर कल्टीवेशन। इंडिया में वो क्रॉप जीएम क्रॉप जो परमिटेड है वो सिर्फ बीटी कॉटन है। लेकिन सेवरल केसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ इनलीगल जीएम क्रॉप जैसे ब्रिंजल, सोयाबीन जीएम क्रॉप के इलीगल कल्टीवेशन इंडिया में होता है। मतलब आप ये जानें कि इंडिया में सिर्फ जो लीगली आपको कल्टीवेट कर सकते हैं वो सिर्फ बीटी कॉटन है जिसका परमिशन है। बाकी जो यूज़ आप करेंगे ब्रिंजल जीएम क्रॉप्स या सोयाबीन सोयाबीन क्रॉप्स, तो ये आपके क्या होंगे, इलीगल होंगे यार। इसके बहुत सारे केसेस आए इलीगल ये कल्टीवेट हो रहे हैं। देयर इज़ वेल इस्टेब्लिश रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, आपके यहाँ पर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है फॉर द अप्रूवल ऑफ जीएम क्रॉप। यदि आपको किसी जीएम क्रॉप का आपको उसके जीएम क्रॉप को अप्रूव करवाना तो उसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। एज पर द रूल्स फॉर द मैन्युफैक्चर, यूज, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म और सेल्स 1989 अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ईपीए के अंदर 1986 के अंदर ये अप्रूव की जाती है। उसमें रेगुलेटरी आपके जीएम क्रॉप के बारे में दिया गया कि इसके लिए आपके मैन्युफैक्चर, यूज़ या इंपोर्ट कर रहे हो, स्टोरेज कर रहे हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म या सेल 1989 अंडर द ईपीए एक्ट 1986। एचटी बीटी कॉटन के बारे में चलेंगे। हार्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन, करेंटली ओनली जीएम कॉटन परमिटेड है इंडिया में। और हाइब्रिड्स वेराइटीज़ है जो कंटेंट जिसमें पाया जाता है क्राई 1AC एंड क्राई 2AB जीन्स जो आइसोलेटेड फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरिया। ये लिया गया है आपके सॉइल बैक्टीरिया है जिसे कहते हैं बैसिलस थुरिंगिजेनिस, जिसकी वजह से इसका बी और इसका टी लिया गया बीटी कॉटन जो बोलते हैं बीटी। तो ये सॉइल बैक्टीरिया से ये जीन लिया गया है क्राई 1AC या क्राई 2AC और इसे कॉटन में डाला गया है। फॉर कोडिंग द पेशेंट टॉक्सिक तो ये बॉलवर्म इंसेक्ट से ये क्या करता है आपको टॉक्सिक, फॉर कोडिंग फॉर प्रोटीन टॉक्सिक टू बुलवर्म इंसेक्ट है। ये बुलवर्म को निकलते इफेक्ट करने के लिए कारगर होते हैं, इससे ये बचाता है। जो आपके जीएम बीटी कॉटन है वो बुलवर्म से बचाता है। एचटी बीटी कॉटन ये आपको जो बीसी कॉटन 3 बोलते हैं, ये इन्वॉल्व होता है एडिशन ऑफ अनदर जीन। इसमें इन्वॉल्व है अनदर जीन CP4EPSPS फ्रॉम अनदर सॉइल बैक्टीरियम से लिया गया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। मतलब एचटी बीटी कॉटन में ये अनदर जीन लिया गया है जिस जीन का नाम है CP4EPSPF। ये सॉइल बैक्टीरिया से लिया, कौन से बैक्टीरिया से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। एचटी बीटी कॉटन वो टॉलरेट कर सकता है ग्लाइफोसेट, हार्बिसाइड वेराइटी है वूज एक्शन जिसका काम है किल ओनली वीड्स, पिंक वर्म को, नॉट द क्रॉप। ये क्या करता है, किल करता है आपको पिंक बुलवर्म को, ना कि क्रॉप को। इन इंडिया में ग्लाइफोसेट रजिस्टर है फॉर यूज ऑन टी एंड नॉन क्रॉप एरिया। आप टी में आप इसको यूज़ करते हैं, नॉन क्रॉप एरिया में इसे यूज़ करते हैं। अब हम मूव करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी क्या है उसके बारे में जानेंगे। GEAC इस्टेब्लिश किया गया अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये एपेक्स बॉडी है जो अप्रूव करता है एक्टिविटी इन्वॉल्व लार्ज स्केल ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिकम्बिएंट इन रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फ्रॉम इन्वायरमेंटल एंगल। ये इन्वायरमेंटल एंगल से देखता है कि आप इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए जो रिसर्च या डेवलपमेंट कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसमें यूज़ कर दे रहे हैं, उसके रिकम्बिनेंट को आप यूज़ करते हैं लार्ज स्केल पर, उसके अप्रूवल के लिए ये काम करता है। ये मिनिस्ट्री आपकी याद रखिएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये मिनिस्ट्री आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आप जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल से आप ये ना समझें कि ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आता है। ये साइंस एंड टेक के अंदर नहीं आता है, इन्वायरमेंट के देते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल एंगल को कंसिडर करता है। GAC ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रपोजल्स रिलेटेड टू रिलीज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी प्रपोजल यदि जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है तो उसको अप्रूव करने का इसी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है जो अप्रूव करता है। एंड प्रोडक्ट इंटू इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंटल फील्ड ट्रायल, एक्सपेरिमेंटल फील्ड ट्रायल को भी ये इंक्लूड करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या है वो देखेंगे न्यूज़ में क्यों है।
The International Rice Research Institutes, along with its partner, has successfully cultivated golden rice in a controlled environment on IRRI campus पे। जो आपके इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अपने पार्टनर के साथ मिलकर गोल्डन राइस का सक्सेसफुली कल्टिवेट किए हैं कंट्रोल मैनर में। कहाँ? RRI कैंपस में। विटामिन ए डिफिशियंसी जनरली अकर होता है इम्बैलेंस डाइट में, जो इंक्लूड करता है लिमिटेड एक्सेस टू फ्रेश, जहाँ पर आपको फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल या एनिमल प्रोडक्ट नहीं मिलता है, तो उसमें विटामिन ए की कमी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। परसिस्टेंट डिफिशियंसी इन द वाइटल न्यूट्रिएंट कैन रिजल्ट, यदि लगातार आपकी ये डिफिशियंसी बना हो आपके बैलेंस डाइट में, तो ये आपसे क्या है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, इलनेस हो सकता है और इवन डेथ भी हो सकती है। विटामिन ए डिफिशियंसी compromises द इम्यून सिस्टम को कंप्रोमाइज़ करता है, विच मीन्स चिल्ड्रेन डाई फ्रॉम कॉमन डिजीज इंक्लूड डायरेक्ट रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड मिजल्स। इसका मतलब कि चिल्ड्रेन को यदि सिर्फ डायरिया हो जाए, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, मिसल हो जाए, तो उससे उनकी मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका उनमें विटामिन ए की डिफिशियंसी हुआ, जिसमें उसकी इम्यून सिस्टम वीक हो गया, और इससे हम लोगों ने बहुत सारे केस सुने जिसे डायरिया से ही बच्चों की डेथ हो जाती है। तो ये हमें विटामिन ए की मतलब बहुत ज़रूरत है। माइक्रोन्यूट्रिएंट की ऐसे भी हमारे हेल्थ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसे बैलेंस हमें अपने डाइट में उसको इंक्लूड करना चाहिए, एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। व्हाट इज़ गोल्डन राइस? गोल्डन राइस क्या, वो जानेंगे। गोल्डन राइस ये कलेक्टिव नेम दिया गया राइस वैरायटी को, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है ताकि वो काउंटर कर सके विटामिन ए डिफिशियंसी। यदि किसी मतलब विटामिन ए डिफिशियंसी जो होते हैं उसको वो डिफिशियंसी को काउंटर कर सके, इसलिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड एक राइस वैरायटी हम डेवलप कर रहे हैं। ये डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा होते हैं विटामिन की। यूरोपियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया फर्स्ट स्ट्रेन ऑफ गोल्डन राइस टुवर्ड द एंड ऑफ 1990s के एंड में यूरोपियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया था गोल्डन राइस। गोल्डन राइस डिफर फ्रॉम स्टैंडर्ड राइस, ये स्टैंडर्ड राइस से अलग होते हैं क्योंकि इसमें कंटेन करता है एक्स्ट्रा जीन, वन फ्रॉम मेज एंड वन फ्रॉम बैक्टीरियल ऑरिजिन। एक मेज से लिया जाता है जीन और एक बैक्टीरियल ऑरिजिन से लेता है, जो दोनों रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रो विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, जिसे हम विटामिन ए को हम बीटा कैरोटीन भी कहते हैं, राइस ग्रेन में लिया जाता है। प्रो विटामिन ए कलर्स द ग्रेन येलो ऑरेंज, हेंस द नेम गोल्डन राइस। प्रो विटामिन ए की वजह से जो राइस है वो येलो ऑरेंज में तब्दील हो जाता है, मतलब उनका कलर येलो ऑरेंज बन जाता है, इसीलिए इनका नाम रखा गया है गोल्डन राइस। ये गोल्डन राइस की तरह मतलब गोल्ड की तरह दिखते हैं, तो इसलिए इसे गोल्डन राइस कहते हैं। कलर इनका गोल्डन है। वंस ऑब्जर्व इनटू बॉडी, जब ये बॉडी में एक बार ऑब्जर्व होता है तो प्रो विटामिन ए कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में। प्रो विटामिन ए फाउंड रहता है बहुत सारे फ्रूट्स में मिलते हैं, वेजिटेबल्स में मिलते हैं। इट ऑल्सो मेक कैरेट, इट इज़ ऑल्सो व्हाट मेक्स कैरेट ऑरेंज। जो आपको कैरेट से या ऑरेंज से मिलते हैं वो ये प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल रिसर्च ने इंडिकेट दिया क्या 1 कप ऑफ गोल्डन राइस लेते हैं तो वो प्रोवाइड करते हैं अप टू 50% ऑफ द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ एन एडल्ट फॉर विटामिन ए। किसी एडल्ट को विटामिन ए की जितना ज़रूरत होता है उसका 50% आपको 1 कप गोल्डन राइस का प्रोवाइड करता है। गोल्डन राइस को ग्रो कर सकते हैं सेम वे में जैसे नॉर्मल राइस को ग्रो करते हैं। आपके कल्टीवेशन कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है। ये रिड्यूस वाटर यूज़ को रिड्यूस करता है 30% बाई 30% विदाउट एनी येल्ड लॉस। आपको येल्ड लॉस भी नहीं होता। इससे अच्छा और क्या चाहिए कि जहाँ पे आपको वाटर यूजेस आपका कम हो जाता है और यहाँ पर आपके 30% वाटर यूज़ कम हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट रखिए, यदि एग्जाम स्टेटमेंट ये दिया जाता है कि गोल्डन राइस कल्टिवेशन में 30% ज़्यादा यूज़ होता है वाटर, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है और इसमें कोई आपका येल्ड लॉस नहीं होता है। इट शुड नॉट बी स्टोर फॉर मोर देन 3 मंथ। ये 3 मंथ से ज़्यादा स्टोर नहीं किया जाता है। ये इट में लॉस इट न्यूट्रिएंट आफ्टर 3 मंथ के बाद ये अपना न्यूट्रिएंट लॉस कर सकता है। अब चलेंगे जो इंस्टीट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था तो वो क्या है उसकी डिटेल जानेंगे। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स IRRI, ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट रिसर्च एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसको फाउंड किया था 1960 में। ये डेटा ये इंपॉर्टेंट रखेंगे, एग्जाम में ये बहुत बार पूछते हैं। 1960 बाय द फॉर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन विद द सपोर्ट फ्रॉम द फिलिपिन गवर्नमेंट। फिलिपिन गवर्नमेंट के यहाँ पर सपोर्ट के साथ इन्होंने फॉर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन ने इसे इंस्टीट्यूट के लिए इस्टेब्लिश किया था। इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर इसका लॉस बैनोस फिलीपींस में है। हाँ, और इसका ऑफिस है 70 राइस ग्रोइंग कंट्रीज इन एशियन अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका में 70 जहाँ पर राइस ग्रो होता है, राइस ग्रोइंग कंट्री है, तो उसमें ये 17 इसका ऑफिस है। आप याद रखेंगे ये एशिया अफ्रीका ये दोनों इंक्लूड कर रहा है।
70 राइस ग्रोइंग कंट्रीज इन एशियन अफ्रीका। इसका रीजनल सेंटर अभी रिसेंटली ओपन किया गया था इन वाराणसी में। ये याद रखेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर नेशन को एड्रेस किया था इस अचीवमेंट के लिए। तो आप याद देखिए कि इनका एक के लिए रीजनल ऑफिस है कहाँ पर, वाराणसी में। ये डेडिकेटेड टू डिजीज, इसका मेन एम है कि आपका रिड्यूस करे पॉवर्टी एंड हंगर थ्रू राइस साइंस से इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ राइस फार्मर। हेल्थ और वेलफेयर करे आपका राइस फार्मर्स का एंड कंज्यूमर का, प्रोटेक्टिंग राइस ग्रोइंग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके फॉर फ्यूचर जनरेशन के। RRI मेंबर है आपका CGIAR कंसोर्टियम, अ ग्लोबल रिसर्च पार्टनरशिप कमिटेड टू फूड सिक्योर फ्यूचर। फूड सिक्योर फ्यूचर के साथ ही ये मेंबर आपके हैं CGIAR, जिनका मकसद है कि एक फूड सिक्योर फ्यूचर बनाया जा सके। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे क्या है। मुक्तोश्री IET 21845 ये क्या है, मुक्तोश्री वो जानेंगे। ये कमर्शलाइज राइस वैरायटी है जो रेसिस्टेंट टू आर्सेनिक के रेसिस्टेंट में, मतलब जो आर्सेनिक अब जो ये वाटर में जो पाए जाते हैं वो रेसिस्टेंट, इसको रेसिस्ट करता है। कमर्शलाइज राइस वैरायटी है ये, तो अच्छी बात है। ये डेवलप किया गया जॉइंटली बाय वेस्ट बंगाल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लखनऊ। वेस्ट बंगाल एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है वो और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, वो दोनों मिलकर इसे डेवलप किए। तो आप मुक्तेश्वरी याद करें क्या, ये कमर्शलाइज राइस वैरायटी है और रेसिस्टेंट करता है आर्सेनिक को। मुक्तेश्वरी आप ये याद रखें। अब ये नेक्स्ट टॉपिक आपका जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, ये नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। आज हम यहीं तक इसको स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। आपको कोई भी सुझाव या सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें, और यदि आपको ये पसंद आता है प्लीज़ इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी हमने लेटेस्ट इसमें मटेरियल डालें तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। करंट अफेयर का हमने बताया था कि लेक्चर हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, जो इसके सोर्सेस अलग अलग होंगे, लेकिन जो पर डे के करंट अफेयर हम कम टाइम में उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका पर डे का वर्क करंट अफेयर से रिलेटेड वो कंप्लीट हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।